नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। किसान की बात, किसान पूरी मजबूती के साथ, पूरे धैर्य के साथ डटे हुए हैं और किसान के धैर्य और किसान की आशा ये कोई 2-4 साल के अंदर का नहीं है। ये ट्रेट उनमें जब से इंसानियत, जब से खेती शुरू हुई, आज से हजारों साल पहले से, तब से उनके अंदर ये ट्रेट है कि वो धैर्यवान होते हैं और आशावान होते हैं। तो वो उनको पूरी आशा है कि उनकी जो ये मुहिम है वो सफल होगी। इसका एक पेज जरा मैं आपको समझाऊं, लास्ट में उसको कोशिश करेंगे कवर करने की, क्योंकि चीजें उतनी आसान नहीं रह गई हैं जैसे सबको लग रहा है भाई सरकार क्यों नहीं मान रही, सरकार क्यों नहीं मान रही। तो उसका एक कारण ये हो सकता है, जो मुझे समझ में आता है, कि जैसे नया कोई हाईवे निकलता है, नई कोई ये लगता है कि यहां पे एक सरकार की ये नया अस्पताल बनने वाला है या सरकार नया हाईवे निकाल रही है, नया पुल बना रही है, तो उस जगह की जमीनों के प्राइस बढ़ जाते हैं, सरकार की कोई भी योजना है। उसी तरह से जब ये सरकार का एग्रीकल्चर बिल 3 आ गए हैं और जो खास करके प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए हैं, तो उसमें मानी हुई बात है कि पिछले 2-2.5 महीने से और उसके पहले जिन लोगों को इसकी जानकारी होगी, उन लोगों ने कुछ ना कुछ रीअलाइनमेंट शुरू कर दिया होगा। प्राइवेट प्लेयर्स ने दुनिया के स्तर पे वो उनकी खरीद फरोख्त, यहाँ वहाँ हम कैसे क्या करेंगे, हम कौन सी जगह करेंगे, तुम ये लो हम ये लें, वो लोग कर रहे होंगे और उनका कहीं ना कहीं वो लॉबीज सरकार में काम करती है। इसमें कोई दो राय नहीं, मैं उस पर भी बात करूंगा। सबसे पहले बात ये कर लें कि अभी हो क्या रहा है। अमित शाह साहब ने किसान नेताओं को प्रपोजल दिया कि भाई आप ये शर्तें कर लीजिए, तो आके हम आपसे दूसरे दिन से बात करेंगे, जब आप ये मान लेंगे तो हम दूसरे दिन से बात कर लेंगे। और अगर किसान यूनियन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे, 3 तारीख के पहले इनसे बात करे, तो मेरा आप सभी को ये आश्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे अपने आंदोलन को शिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। उसके बाद पंजाब के 3 किसान संगठनों को केंद्रीय गृह सचिव, जो सेंटर के होम सेक्रेटरी हैं, IS साहब भल्ला जी, उनका लेटर गया और उस लेटर में उन्होंने कहा कि ये 2 शर्तें आप मान लीजिए, तो उसके बाद यहां हमारी आपकी वार्ता शुरू हो सकती है। पहला उन्होंने कहा कि आप बॉर्डर खाली करिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जो बुरारी ग्राउंड उनको दिया गया है कि आप उसके अंदर आके, उसके अंदर जो भी आप प्रदर्शन करना है, धरना देना, वहां के करिए। अच्छा, बुरारी की हालत भी आपको बता दें। बुरारी में जो लोग कुछ गए हैं किसान वहां, तो उनसे उनका नाम, पता, फोन नंबर इत्यादि, मतलब ये सब नोट किया जा, पूछा ही नहीं जा रहा है, एक जगह नोट करके उनको वहां रखा जा रहा है। वहां पे जो कोई ट्रैक्टर अपना निकालना चाह रहा है तो उसको ट्रैक्टर नहीं निकालने दिया जा रहा है। तो एक तरह से मोर और लेस कहा नहीं जा रहा है, लेकिन वो एक खुली जेल के रूप में ही उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। दिल्ली पुलिस उसका मॉनिटरिंग कर रही, कौन गया, उसका नाम पता, ये सब कर रही है। हमारे यहाँ किसान जथेबंदियां हैं, सब पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से आए हैं। वो लोग एक जगह इकट्ठे होंगे, वहाँ उनके आले दले फोर्स लगा दी जाएगी, तो कई महीने का संघर्ष वहाँ हो जाएगा। जो रोड है ये हमारे इंडिया की एक साराग है, इसी पर बैठे हैं। ये हमारे किसानों की मांग अब इतनी बड़ी रोड जाम करने के बाद नहीं मिलेगी, तब एक ग्राउंड में वैसे बैठ के कैसे मिल जाएगी। किसान भाइयों को या मतलब हमारे संघर्ष के साथियों को अंदेशा है कि हमारे को सरकार वहां पर एकत्रित करके और टेम्परेरी जेल बना के हमारे को मतलब आंदोलन को फेल करना चाहती है। हमें जो ये मतलब जगह मुहैया कराई गई है, इससे हमें सरकार के किसी न किसी षड्यंत्र की बू आती है, इसलिए हम वहां नहीं जाना चाहते। अब इन सब चीजों को देख के ये किसान संगठनों ने अपनी मीटिंग की और उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया है। एक चीज इसमें देखने वाली ये है कि किसान आंदोलन किस लिए कर रहे हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं कि कृषि बिल वापस लिया जाए। प्रपोजल कहां से आ रहा है? सेक्रेटरी होम से आ रहा है, गृह सचिव से आ रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। तो केंद्र सरकार बिल्कुल क्लियर है कि उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, किसानों के लिए ये कृषि बिल को वापस लेने की प्रॉब्लम है। दोनों का परसेप्शन नहीं अलग है, दोनों अलग अलग चीजें देख रहे हैं। इसके बाद क्योंकि ये कहां पे पहुंचे, एक फील्ड सेक्रेटरी मीटिंग हुई थी, अगर आपको याद हो,
सेक्रेटरी मतलब मंत्री जी ने बुलाया था किसान संगठनों को, वहां सेक्रेटरी साहब बात करने लगे थे और वो कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने लगे थे, वहां संगठन वापस चले गए थे। फिर 13 नवंबर को एक मंत्री के लेवल पे एक मीटिंग हुई थी, जो नरेंद्र सिंह तोमर साहब जो एग्रीकल्चर मंत्री, पीयूष गोयल साहब और सोम प्रकाश जी, ये 3 मंत्रियों ने किसान संगठनों से करीब 3.5 घंटा बात की। और उस मीटिंग में ये किसान संगठन के लोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि पूरे टाइम उन्होंने ये बताना शुरू किया कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, हमने सब कुछ किया, बीजेपी ने सब कुछ किया। तो इनका कहना यह था कि ये आप कांग्रेस बीजेपी से मुझे कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस ने किया था नहीं किया था, आपने किया, इससे मुझे मतलब नहीं है। और एक चीज अच्छी हुई है कि अभी कल की भी ये खबर है कि कुछ कांग्रेस और अकाली दल के एमपीज को ये लोग अपना मंच नहीं दे रहे हैं। तो इन लोगों ने एज अ डिसीजन ये किया है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भले ही वो इनके साथ इनके पक्ष में हो, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये उसको अपना स्टेज नहीं देंगे। अपने स्टेज पर जिसको जैसे समर्थन करना है वो अपना समर्थन करता रहे। तो उस मीटिंग में भी ये बार बार ये होता रहा कि कांग्रेस ने नहीं किया, हमने किया, कांग्रेस ने किया। दूसरा, वहां पे जो नरेंद्र सिंह तोमर जी थे वो अपना ये बताते रहे कि इस बिल के क्या क्या फायदे हैं और आपका क्या होगा। वो तो किसान बात करने 3.5 घंटा बात हुई। और पीयूष गोयल साहब केवल आप एक चीज इनसे कह रहे थे कि आप रेल खोल दीजिए, रेल का आवागमन कर दीजिए, जिसमें किसान की बात कुछ नहीं बनी। 3.5 घंटा 13 नवंबर को बात करके लोग वापस चले गए। मैं थोड़ा इसका ब्रीफ बैकग्राउंड भी बता दूं। बीजेपी ने जब 2014 का अपना मैनिफेस्टो बनाया था, जो 2019 में उसको गायब कर दिया। 2014 के मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा था कि हम 12 महीने के अंदर ये चीजें इंप्लीमेंट कर देंगे। और उसमें जो एक मुख्य बात थी वो ये थी कि जो उसकी कॉस्टिंग है, जो किसान की फसल का जो उसको वापस मिलेगा, जिसमें खरीदा जाएगा, वो C2 + 50% की बात थी। फिर एक आपको ये देख के एक आरटीआई लगा। एक आरटीआई 2016 में, आरटीआई में केंद्र सरकार ने कहा कि ये जो C2 + 50% वाली बात थी स्वामीनाथन रिपोर्ट की, वो नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर उसको हमने इंप्लीमेंट किया तो बाजार में विकृति आ जाएगी। और 2016 में राधा मोहन सिंह जो एग्रीकल्चर मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि हमने ऐसा कभी वादा ही नहीं किया था। वो लोग मुकर गए जिसको बोलते हैं। 2018-19 के बजट भाषण में अरुण जेटली ने ये कहा कि हम इस स्वामीनाथन रिपोर्ट को हमने ऑलरेडी लागू कर दिया। अब पहले समझ लीजिए स्वामीनाथन रिपोर्ट है क्या, फिर उस पर आगे बात करें। किसानों के लिए कंस्टिट्यूट हुआ था 2004 नवंबर में। उसने अपनी 4 रिपोर्टें दी। पहली रिपोर्ट दिसंबर 2004, फिर अगस्त 2005, फिर दिसंबर 2005 और फाइनल रिपोर्ट अप्रैल 2006 में। 4 भागों में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। जेटली साहब ने जब ये अपना बजट भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम C2 + 50% जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में था उसकी जगह A2 + 50% दे रहे हैं। वो चेंज कर दिया था। C2 + 50% जल्दी से बता दूं आपको क्या है। C2 कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट में वो इंक्लूड कर रहे थे स्वामीनाथन में, इनपुट कॉस्ट में फर्टिलाइजर, बीज, पेस्टिसाइड, इन सब के अलावा वो फैमिली लेबर को भी उसमें इंक्लूड कर रहे थे। जो उसमें आदमी का अपना लेबर लगता है उसको भी वो मान रहे थे। रेंट ऑन ओन लैंड, अगर अपनी जमीन भी है तो उसका एक रेंट माना जा रहा था कि ये भी रेंट है। और अपनी कैपिटल अगर लगा रहा है तो उस पर इंटरेस्ट को भी, एक नोशनल इंटरेस्ट भी। तो ये बना के वो C2 बन रहा था, कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट। यहां पे और प्लस 50% जो भी ये कॉस्ट है उसके अलावा 50%। A2 में क्या है? A2 में केवल बीज का दाम, खाद का दाम, पेस्टिसाइड का दाम इत्यादि इत्यादि करके A2 + 50% किया जा रहा है। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब अभी रबी की फसल पे C2 और A2 से कैलकुलेट किया गया तो C2 में किसान को 500 रुपए ज्यादा मिलते हैं, A2 में 500 रुपए कम मिल रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये A2 C2 बार बार आएगा तो आप भी समझ लीजिए कि क्या इसमें फर्क है। इसके बाद 2020 में स्मृति ईरानी जी, जो केंद्र की एक मजबूत नेता, उनका जरा बयान सुन लीजिए। स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2020 ਤੇ 21 ਦਾ ਭਾव ਤੇ डिक्लेयर ਕੀਤਾ है। अब इस समय की स्थिति यह है कि दिल्ली के जो 5 बॉर्डर हैं, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, ये जो यूपी से जा रहा है, गाजीपुर बॉर्डर, ये सब पे किसान आके बैठना शुरू कर दिए हैं। शुरू में पंजाब आए थे, अब हरियाणा के तो किसान आ ही आ रहे हैं। वहां की जो खाप पंचायत है, जो मजबूत होती है, जिसमें के पास बहुत ताकत है, उसने भी अपना पूर्ण समर्थन इस किसान आंदोलन को दे दिया है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पहले ही दे चुका है, लेकिन इस तरह के भी संगठन अब इनके साथ आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान भी अपना चलना शुरू करके अब वो भी आके बॉर्डर पे बैठ गए हैं। इस सब मीटिंग के, क्योंकि इन सब मीटिंग के बाद जो सरकार का भी ऑफर है वो रिजेक्ट किया जा रहा है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 चीजें और कहीं किसानों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने। सबसे पहली बात, वो किसान ये कह रहे हैं कि जो सरकार ये बिल लाई है उसमें सरकार बार बार कहती है कि किसानों के भले के लिए और इनके लिए किया जा रहा। तो वो कह रहे हैं जरा बताइए तो किस किसान से आपने बात की या किस किसान संगठन से आपने बात की? जो आप कह रहे हैं ना किसानों से हम लोगों ने बात, बताएं। वो बार बार ये चैलेंज कर रहे हैं कि आप इसको बताइए। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि जो सरकार बार बार कह रही है कि इसमें से बिचौलिए निकाल लिए जाएंगे, तो उनका कहना यह है कि बिचौलिए तो तब माने जाएंगे कि जैसे कोई, और वो बोल रहे हैं कि जैसे कोई 1500 रुपए में गेहूं खरीदे और उसको 1900 रुपए या 2000 रुपए में बेचे, तब वो बिचौलिया है। उनका कहना यह है कि पंजाब हरियाणा का जो सिस्टम है मंडी का, वहां पे जब उनकी ट्रॉली में भर के अनाज आता है, उसके बाद वो सारा काम उनका जो व्यक्ति देखता है, जो भी व्यक्ति मंडी का देखता है, वो ट्रॉली खाली कराना, तोलवाना, फिर ट्रॉली को धुलवाना, ये सारा काम वो करता है। और उसमें उसको ये लोग उसको सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, जिसका एक मंडी का एक फिक्स वो रहता है। कोई ये नहीं रहता है कि 15 कभी ये बिक गया कभी हो गया, वो फिक्स कमीशन रहता है जो उसको इस सब काम करने के लिए मिलता है। तो इनका कहना ये तो सर्विस प्रोवाइडर हैं। उनका वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये लोग शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं बिचौलिए और सर्विस प्रोवाइडर का फर्क। और वो ये आरोप भी लगा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि सरकार में चूंकि कोई भी खरीद फरोख्त होती है उसमें एक ट्रेड और कॉमर्स की तरफ बिचौलिया होता है, डिफेंस में बिचौलिया होता है, तो इनको बिचौलिया उस तरह से कर रहे हैं। कहने लगे यहां कोई बिचौलिया है ही नहीं। दूसरी बात, वो एक चीज जोर दे के कह रहे हैं जो हमको और आपको भी समझना है। जैसे एक बहुत बड़ी बात हुई ना कि वन नेशन वन मार्केट, एक देश एक मार्केट, वो कह रहे हैं ये तो थी ही, ये कहां से झूठ बोल रहे हैं कि नहीं थी। उनका कहना है कि 1976 में तक जोनल रिस्ट्रिक्शंस थे इस मूव करने के लिए, जो ग्रेन्स थे। 1976 के बाद बड़े आंदोलन हुए और जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई तो उसके पहले कुछ जो डिसीजंस थे उसमें यह डिसीजन भी हुआ कि पूरा देश एक है। और उसके तहत वो एग्जाम्पल देके समझाते हैं जो हमको और आपको भी समझना आसान होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में उत्तर प्रदेश और बिहार का गेहूं और धान आके बिकता है, समझाने के लिए। और कहा कि पंजाब से जो कीनू होता है वो आज बेंगलोर में भी बिकता है, बंगाल में भी बिकता है। फिर उन्होंने कहा कि जो हिमाचल और कश्मीर का सेब है वो पूरे देश में बिकता है। महाराष्ट्र में होने वाला प्याज और केला और अंगूर ये पूरे देश में बिकता है। और तो और दिल्ली की जो आजादपुर सब्जी मंडी है वहां पे पंजाब का किसान भी आता है, हरियाणा का किसान भी आता है, उत्तर प्रदेश का किसान भी आता है, उत्तराखंड का किसान भी आता है अपनी अपनी उपज लेके। तो ये कोई वन नेशन वन मार्केट नहीं, तो है ही। अब उनको खतरा यह है कि आपने जैसे ही ये लिया, ये आप वन नेशन वन मार्केट को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं। एक अहम बात यह कही गई कि कंट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। उनका कहना है कि कंट्रैक्ट फार्मिंग मोर और लेस गन्ने में तो है ही, क्योंकि वो कैचमेंट एरिया होता है जिसके बीच जहां से गन्ना आएगा और उसी एक फिक्स्ड मिल को देगा, वो कंट्रैक्ट है। किसान नेताओं का पूछना यह है कि आप जहां पे गन्ने को किसान बेच देता है, इसी तरह के इंडस्ट्रीज को 2-2 साल तक पेमेंट नहीं होता, वहां पे आपने कौन सा रेगुलेट कर पाए हैं? अभी जब एक आपका डिफाइंड चीज है, डिफाइंड इंडस्ट्री है, वहां पे तो आप रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हम पूरे वहां कहीं पे भी जाके कंट्रैक्ट फार्मिंग होगी। और कंट्रैक्ट फार्मिंग का जो सबसे बड़ी दिक्कत यह है
जहां पे जाके आप अपनी दिक्कत डिफाइन कर सकते हैं, वो एडीएम और एसडीएम लेवल पे है। और उनसे बात नहीं बनेगी तो रिकंसिलिएशन बोर्ड होगा और फाइनल अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जाके या डीएम के ऑफिस में जाके खत्म हो जाएगा। उसके आगे कोई अपील नहीं हो सकती है। मानी हुई बात है, जो रिकंसिलिएशन बोर्ड होगा वो जो भी रूलिंग पार्टी होगी, जो भी पक्ष की सत्ताधारी पार्टी होगी, उसके लोग उसमें होंगे। और एक बात और कही गई, गन्ने में ये हरदम कहा गया, और ये इंपॉर्टेंट चीज है जरा आप, क्योंकि एक नुक्ता है जो आप भी समझ लीजिए। गन्ने का जब प्राइस फिक्स होता है और जब वो गन्ना किसान जाके मिल में देता है, तो वो जो भी प्राइस होता है वो ये माना जाता है कि 8.5% रिकवरी जब हो रही है तो ये प्राइस दिया जा रहा है। और उस सारे कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज ये भी होता है कि एंड ऑफ द सीजन में ये देखेंगे कि रिकवरी कितनी है, और रिकवरी अगर 8.5% से ज्यादा होगी तो उस रिकवरी का जो भी प्रोपोर्शनेट एक्स्ट्रा पैसा है वो किसान को दिया जाएगा। मेरी बात आप समझ गए? तो 1 क्विंटल में करीब करीब 8.5 किलो आपका जूस निकलेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी है कि अगर ये 8.5% से ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो पता एंड ऑफ द सीजन में लगेगा कि एक्चुअल रिकवरी क्या थी, और कई जगह रिकवरी 9%, 10%, 11% तक भी होती है। लेकिन कहीं पे भी आज तक रिकॉर्ड है कि किसी किसान को ये बढ़ाई हुई रिकवरी का पैसा नहीं मिला है। तो ये बेईमानी तो होती है। ये सरकार ने इसको रोकने का कुछ काम किया? कोई सरकार हो। अब आप आज ये कहिएगा कि नेहरू जी ने ये नहीं किया था, तो उससे कोई मतलब नहीं है। नेहरू जी ने नहीं किया था तो आप तो करिए ना, आप नेहरू जी से बड़े बन जाइए। क्योंकि एक चीज और, इस कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत क्लैरिटी है, उसमें यह है कि जब आपकी फसल बन जाएगी, जब मतलब तैयार हो जाएगी, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला है वो ये तय करेगा उसकी क्वालिटी देख के कि मैं इसको लूंगा कि नहीं लूंगा। ही हैज अ राइट टू रिफ्यूज। और अगर वो नहीं लेगा तो उसने जो आपको बीज के लिए, खाद के लिए, पेस्टिसाइड के लिए पैसा दे रखा है, वो उसकी रिकवरी करेगा तो वो जाएगा एसडीएम के पास। मानी हुई बात है कि अभी उसके एक सेक्शन में कहा जा रहा है कि नहीं, इसमें कुर्की नहीं हो सकती, लेकिन दूसरे सेक्शन में कहा जा रहा है कि नहीं, लैंड रेवेन्यू का जैसे वो होता है उसी तरह से इसका पैसा लिया जा सकता है। तो ये किसान का खतरा भी है, ये कोई बाइंडिंग नहीं है उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद कि वो हो जाएगा। इन सारी चीजों को मैं समझाना सिर्फ इसलिए चाह रहा हूं कि ये उतना जो बताया जा रहा है ना किसान के हित में, कल मन की बात में भी बोलना है। मतलब हमें तो कभी कभी लगता है ये लोग कितने इनसेंसिटिव लोग हैं। किसान पड़ा हुआ है जमीन में खुले आकाश के नीचे, अगर आपको उसके पक्ष में बात नहीं कर सकते थे तो कम से कम उसके घाव पे नींबू नमक तो नहीं लगाते। अभी भी कहे जा रहे हैं कि बहुत अच्छा बिल है, बहुत अच्छा है, किसानों का बहुत फायदा होगा। किसान वहां मर रहा है और आप कह रहे हैं किसान का बहुत फायदा होगा। तो इतनी संवेदना भी अगर नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। और एक चीज वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस सेक्टर को ये कहना ना खोल के हम सरकार के हाथ से प्राइवेट हाथों में देना चाह रहे हैं। अभी कोविड के समय एक सेक्टर खोला गया था, बहुत पहले, आज से बहुत पहले खुल गया था, उसका वो है हेल्थ सेक्टर। इस कोविड में हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, प्राइवेट नर्सिंग होम ने, आपका एक ही उदाहरण ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए जो ट्रीटमेंट में जो आपके साथ हुआ, सिर्फ कोविड टेस्ट कराने का कितना पैसा वसूला गया ये हमारे और आपके सामने है। वो बिजनेस करने आए हैं। उसी तरह से ये लोग जो बिजनेस करने आए हैं एग्रीकल्चर में, उनके दबाव में या उनके कहने से ये आंदोलन अभी तक तो नहीं मतलब लग रहा है कि सरकार मानने को तैयार है, क्योंकि सरकार जिस तरह की बातें कर रही है लॉ एंड ऑर्डर के रूप में ही इसको देख रही है। लेकिन ये थोड़ी लॉन्ग ड्रॉन बैटल है, ये 2-4 दिन में सहेजने वाली नहीं है। उसका कारण जो सीधे सीधे स्पष्ट आपको दिखाई देना चाहिए कि इतने वेस्टेड इंटरेस्ट प्राइवेट पार्टीज के आ चुके होंगे, इतनी लॉबीज लग चुकी होंगी, इतने पैसे का आदान प्रदान हो चुका होगा, इतने पैसे का कमिटमेंट हो चुका होगा कि अगर ये मतलब किसानों के साथ, किसानों के किसी समझौते पे आते भी हैं तो उनको कम से कम उन वेस्टेड इंटरेस्ट वालों को दिखाना होगा कि हम बहुत लड़े आपके लिए, हमने आखिरी दम तक अपनी कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ तो क्या करें। कम से कम वो दिखाना होगा, क्योंकि बहुत से वेस्टेड इंटरेस्ट इस समय ये किसी भी तरह से ये बिल लागू हो जाए इसमें लगे हुए हैं। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो द पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।